दोस्तों फर्स्ट एड एंड हेल्थ का क्लास नंबर 7 ये एकदम फाइनल क्लास है हमारी इस सीरीज का। 6 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करिएगा। वैसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको पसंद आया होगा और आप लाइक ज़रूर करेंगे। बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी अटेंडेंस के रूप में ज़रूर लिख दिया करिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप में से कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और व्हाट्सएप ग्रुप को एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं ग्रुप्स को हम सेमेस्टर 3 के ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो आपको अगले सेमेस्टर में एनवायरमेंटल स्टडीज़ और ह्यूमन लाइफ ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में पढ़ाई करनी है 3rd सेमेस्टर में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, विच इज़ बेसिक सेक्स एजुकेशन, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड प्यूबर्टी। तो भाई सिंपल सी बात है कि सेक्स एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट टू ब्रेक सोशल इश्यूज एज वेल एज कंट्रोल इमोरल एक्टिविटीज। देखिए अब हम सब लोग एडल्ट हो चुके हैं लगभग, और हम लोगों के अंदर ये जानकारी ज़रूरी है कि हम सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी रखें। हम समझें कि समाज में किस तरीके से महिला और पुरुष, लड़की और लड़के एग्जिस्ट करते हैं साथ में। इनमें से कई चीज़ें आपको सुनने में मुश्किल लग सकती हैं, मुझे कहने में मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन इन सामाजिक मुद्दों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे अनैतिक गतिविधियां जो हैं उसको नियंत्रण कर सकें। ये यौन शिक्षा का महत्वपूर्ण पॉइंट भी है कि अनैतिक गतिविधियां, जैसे हम जानते हैं छेड़छाड़, रेप की समस्या, बलात्कार, ये सब कंट्रोल हो सके। तो बड़ा ही गंभीर यूनिट है ये। और जब मैं बात करता हूँ छेड़छाड़ और बलात्कार की, तो मैं केवल लड़कियों की दृष्टि से बात नहीं करता हूँ। हालांकि झुकाव यही है कि ज़्यादातर समस्या वहीं आती हैं, लेकिन आज के ज़माने में आप देखें तो लड़कों के साथ भी बलात्कार की समस्या है, बच्चों के साथ भी बलात्कार की समस्या है और अनैतिक कार्यों की समस्या है। तो हम सबको मिलकर अभी से इस चीज़ को समझना है, जिससे कि भविष्य जो आप लोग हैं, मतलब मैं भी छोटा हूँ उम्र में, इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ अभी, लेकिन मतलब बूढ़ा क्या, अभी तो जवान हूँ मैं, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को अच्छे से आगे लेके जाएं। यहाँ ध्यान रखना है कि फिजिकल रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध अगर एक महिला पुरुष के बीच में बिना सहमति के हैं तो उसी को रेप कहा जाता है। इसमें ये बात कहीं भी नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती किसकी तरफ से की गई है, क्योंकि आज के जमाने में हम जानते हैं कई केसेस सामने आए जहां लड़कों के साथ भी ऐसी अनैतिक गतिविधियां हुई। WHO के अनुसार 12 साल की उम्र से बड़े सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा के माध्यम से, कॉलेज शिक्षा के माध्यम से सेक्स एजुकेशन देना कंपलसरी कर दिया गया है। यौन शिक्षा दी जाना अनिवार्य है। ये MCQ के लिए एक अच्छा सवाल बनता है। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म आपको पता है ना, उन्होंने कितने साल से ऊपर के बच्चे, 12 साल से ऊपर के सभी बच्चों के लिए एकदम कंपलसरी करने का प्रस्ताव रखा है, कहा है कि ऐसा करो। हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारी जो फैमिली होती है, जो क्लोज वंस होते हैं, वो बुनियादी यौन शिक्षा की जिम्मेदारी में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, और वो सबसे मेन जो है उपकरण है जिससे यौन शिक्षा या इस बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के नजरिए से वो ये हैं कि लड़कियों में 11 से 13 की उम्र में और लड़कों से 12 से 14 की उम्र में प्यूबर्टी अचीव करते हैं। प्यूबर्टी मीन्स यौवन काल। आपने देखा होगा छोटा बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की, उनकी आवाज़ एक सी होती है, लेकिन जब लड़के 12 से 14 की उम्र में आते हैं, उनकी हाइट एकदम से बढ़ने लग जाती है, लड़कियों की भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। उस एज को प्यूबर्टी एज कहा जाता है, यौवन काल कहा जाता है। लड़कियां कुछ पहले मैच्योरिटी की एज में आ जाती हैं, लड़के कुछ बाद में आती हैं। और यौवन काल में लड़का हो या लड़की, उनके शेप में, साइज में बदलाव आते हैं, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, बहुत सारे चेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। तो ये प्लीज नोट रखिएगा, ये एज वाला पॉइंट। और प्यूबर्टी की वजह से क्या होता है, शेप एंड साइज चेंजेस होते हैं, इमोशनल, भावनात्मक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, और शारीरिक परिवर्तन होते हैं, लंबाई हो, चौड़ाई हो, अंगों का विकास हो, या बहुत सारी चीजें हो। आवाज़, मेनली बॉयज़ में तो आवाज़ जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है। यूरिनरी सिस्टम अगले पेज पे है, वो मैं भी आपको दिखा दूंगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि एक पुरुष ग्रंथि है, यानी पेपर में अगर सवाल आता है कि प्रोस्टेट कैंसर किसको हो सकता है, तो केवल लड़कों के साथ ये स्थिति है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि
वृद्धि जो है केवल पुरुषों में मौजूद होती है। गर्ल्स जो होती हैं उनकी जो यौवन अवस्था होती है, प्यूबर्टी होती है, वो बॉयज से पहले आती है, यानी लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। और हाँ, हम जानते भी हैं कि मेंटली भी देखा जाए तो लड़कियां जो होती हैं लड़कों से जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, और लड़कों का जो बचपन है, कह लीजिए बचकानापन है, वो कुछ ज़्यादा समय तक चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये है यूरिनरी सिस्टम। देखो, किडनीज होती हैं, यूरेटर्स होते हैं, ब्लैडर होते हैं, प्रोस्टेट, ये केवल लड़कों का हिस्सा है, ये वाला ये लड़कियों का हिस्सा है। दो पार्ट में बांटा गया है इसको। और उसके बाद ये यूरिनेशन होता है, यानी हम बात कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं मूत्र प्रणाली। तो भाई किडनी जो है बहुत ही मेन इसका ऑर्गन है। किडनी के थ्रू होते हुए, ब्लैडर के थ्रू होते हुए, प्रोस्टेट के थ्रू होते हुए, यूरेथ्रा के ऊपर रहते हुए हमारा एक्सक्रीशन ऑफ यूरिनल होता है। तो ये मेल फीमेल यूरिनरी सिस्टम है, जिसमें दोनों में ही ये सारी चीजें एकदम कॉमन हैं। इसके अलावा सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल की बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी के भी सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल में चार अवस्थाएं होती हैं: एक्साइटमेंट, प्लेट्यू, ऑर्गेज्म, यानी उसके बाद सेटिस्फेक्शन और रिजोल्यूशन, फिर ये भावना खत्म हो जाती है। अधिकतर देखा गया है कि जो हमारे देश में बलात्कार या रेप की समस्याएं हैं, उसका कारण ये है कि इन मुद्दों के ऊपर या इन अंतर के बारे में हम खुलकर बात नहीं करते हैं। इसीलिए शायद गवर्नमेंट का स्टेप है कि भाई बच्चों को छोटी लेवल से जो नेचुरल चीज है वो उनको बताई जाए, उनको समझाई जाए, जिससे भेदभाव तो खत्म होगा ही, इसके अलावा अनैतिक गतिविधियां, इमोरल एक्टिविटीज से भी निश्चित रूप से बचाव होगा। जब मेल प्यूबर्टी यानी मेल यौवन अवस्था में जाता है, बच्चा बड़ा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है उसकी बॉडी में बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से आप कहोगे सर हर चीज को इंपॉर्टेंट कह देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर से संबंधित। लड़कों में जब यौवन अवस्था आती है तो टेस्टोस्टेरोन, और लड़कियों में जब यौवन अवस्था आती है तो एस्ट्रोजन, ये हार्मोन सीक्रेट होता है। इसकी वजह से ही लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, और लड़कियां जो हैं उनकी प्यूबर्टी में एस्ट्रोजन नाम का, यानी हार्मोन आप याद कर लीजिए कि यौवन काल का हार्मोन लड़कों में है टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों में है एस्ट्रोजन। इसके अलावा भी एक आध वीडियो है सपोर्टिव जो मैं आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन एग्जाम की दिशा और दृष्टि से इतना काफी है कि आप इसको समझ लें। 4 स्टेजेस होती है सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल को, इसको आप याद कर लें। 12 साल देख लें, WHO समझ लें, 11 से 13, 12 से 14, प्यूबर्टी क्या करती है समझ लें, यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और गर्ल्स जो होती हैं वो पहले ऑफ कोर्स अचीव कर लेती हैं प्यूबर्टी, इस बात को ध्यान रखें। और जो सेक्सुअल एजुकेशन है, यौन शिक्षा है, वो अनैतिक गतिविधियों को रोकने में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये आप अच्छे से समझ लें, आपके पेपर में इसमें डेफिनेटली सवाल आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो पॉइंट था कि बुनियादी यौन शिक्षा कहाँ से मिलती है हमें, इसकी जिम्मेदारी जो है वो परिवार और दोस्तों की है। वो एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ हम बातचीत करने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अब ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई, ये तो मतलब हम सब अपनी मम्मियों के लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रेगनेंसी फेस करते हुए हम लोग आज मैं आपके सामने, मेरी माँ की वजह से आप लोग सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम सब अपनी मम्मी को जाके एक हक देना चाहिए जोर से कि मम्मी थैंक यू सो मच इस सब से गुजरने के लिए मेरे लिए। तो भाई प्रेगनेंसी की स्टेजेस हमने फर्स्ट एड हेल्थ में तो पढ़नी ही है, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में पिछले साल भी हम पढ़ चुके हैं। तो 3 स्टेजेस में डिवाइड है। 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, 3 स्टेज में डिवाइड की गई है। ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर मतलब होता है हिंदी में तिमाही। तो पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही। इसमें क्या होता है भाई, फर्स्ट हार्ट बीट एट 8 वीक्स, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बेबी का जेंडर पता चलता है सेकंड ट्राइमेस्टर में कि लड़का है कि लड़की है, और पूरी तरह से डेवलप हो जाता है बच्चा 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर। तो ये जो मैंने आपको शेयर किया है ना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ग्रुप में डालने वाला हूं, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए सेकंड ट्राइमेस्टर में लिखा है प्रेगनेंसी स्टार्ट्स टू शो, जो पेट दिखने लगता है वो कब दिखने लगता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में दिखने लगता है। और 3rd ट्राइमेस्टर में तो भाई बड़ा क्यूट हो जाता है मामला, चलने फिरने में भी बड़ी मुश्किल होने लग जाती है, बहुत ही दिक्कतें जो हैं उठाती हैं हमारी माताएं हमारे लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, 3rd ट्राइमेस्टर, उसमें क्या क्या होता है ये यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कंपाइल कर दिए हैं। जैसे पूरी प्रेगनेंसी 40 वीक की होती है, नॉर्मली 38 वीक से लेके 42 वीक तक
जा सकती है, और 37 हफ्तों से पहले अगर हो जाए तो उसको प्री मैच्योर कहते हैं, यानी पूर्वकालिक, समय से पूर्व जो प्रेगनेंसी डिलीवरी हो गई 37 मंथ से पहले। 38 से 42 महीने नॉर्मल है। बेबी बॉर्न जो होता है, जब नया बच्चा जन्म लेता है तो भाई वो व्हाइट रंग के एक सब्सटेंस में होता है, बड़ा चिकना चिकना होता है, और वर्निक्स कहते हैं उसको। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नया बच्चा पैदा हुआ है अभी अभी, उसके शरीर पे जो फिसलना वाला स्मूथ सब्सटेंस है वो क्या है, उसको कहते हैं वर्निक्स। प्राइमरी सिग्नल ऑफ प्रेगनेंसी क्या है कि भाई महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन जो है, पीरियड्स मिस होना जो है, उसको प्राइमरी सिग्नल माना जाता है प्रेगनेंसी का। यह ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। सेकंड ट्राइमेस्टर को गोल्डन ट्राइमेस्टर कहते हैं भाई, गोल्डन ट्राइमेस्टर। ये यहाँ पुशिंग स्टेज गलत हो गया है, इसको इग्नोर कर देना। गोल्डन ट्राइमेस्टर कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर को। डिलीवरी की स्टेजेस बताई हैं, जब बच्चा पैदा होना होता है तो 4 स्टेजेस बताई हैं। सर्विक्स डायलेशन, पुशिंग, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पुश आउट। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, बट अगर आपके पेपर में आ जाए कितनी स्टेज होती हैं, 4 स्टेज होती हैं। सर्विक्स डायलेशन में एक माता जो होती है बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती है। सेकंड स्टेज में पुशिंग, फिर प्लेसेंटा और प्लेसेंटा पुश आउट, यानी बच्चे का पैदा होना। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़े थोड़े हैं। हम सब लोग, मतलब हमें याद तो नहीं होगा, हम तो छोटे बच्चे थे, हम तो पैदा ही हुए थे, लेकिन हाँ हम सब लोग इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखते आए हैं। अबॉर्शन और मिसकैरेज अगर 20 हफ्ते से पहले हो जाए और 20 हफ्ते से बाद आ जाए तो इसमें एक डिफरेंस है। अगर 20 हफ्ते से पहले अबॉर्शन हो रहा है तो मिसकैरेज हो रहा है, तो उसको कहते हैं अबॉर्शन या मिसकैरेज। लेकिन 20 हफ्ते के बाद अगर हो रहा है तो उसको स्टिल बर्थ कहते हैं, यानी मरा हुआ, मृत भ्रूण माना जाता है। तो ये 20 हफ्ते की डेडलाइन को ना अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल के क्या क्या मेजर्स हैं, जिन्हें कहते हैं गर्भ निरोधक, प्रॉपर्टी, महिलाओं के लिए इंजेक्शंस, पिल्स, कॉन्डम्स, वेसिक्टोमी बहुत इंपॉर्टेंट है। नसबंदी आप सबने लोग सुना होगा, चाहे आप गांव के परिवेश हों चाहे आप शहरी परिवेश के हों। आपने सुना होगा कि आगरा में या किसी शहर में बंदरों या कुत्तों की समस्याएं हैं तो नसबंदी की जाती है, यानी ऑपरेशन के माध्यम से उनके रिप्रोडक्शन की क्षमता को खत्म कर दिया जाता है। पिल्स जो हैं, यानी प्रेगनेंसी की केस में 72 आवर्स की जो पिल की ड्यूरेशन होती है। तो बच्चों 72 आवर्स इंपॉर्टेंट है, 20 वीक इंपॉर्टेंट है, 40 इंपॉर्टेंट है, 38 to 42 इंपॉर्टेंट है, 37 इंपॉर्टेंट है, ट्राइमेस्टर्स इंपॉर्टेंट है, 9 मंथ इंपॉर्टेंट है। इस सबको अच्छे से देख लीजिएगा, मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूंगा। आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं ना, आज थोड़ा गंभीर सा चैप्टर चल रहा है, मैं इसमें मजाक भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा तो मन कर रहा है मैं मजाक करूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मम्मी के बारे में बात चल रही है, भाई कैसे मजाक कर दूँ। सुन रहे हैं ना आप सब लोग, एक बार यस लिख दीजिए, यस सर हम सुन रहे हैं। चलिए आगे तो चल रही है। इसके बाद हम आ गए हैं STD मतलब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। वो STD फोन नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। और जो यौन संचारित रोग होते हैं वो घातक प्रकृति के होते हैं, जानलेवा होते हैं। अगर कोई माता है जिनको कोई ऐसा डिसीज है जैसे एड्स की बीमारी है हम कहते हैं, तो यार ऐसे केस में बच्चा जो होता है ना, वो जो जन्म लेगा उसको भी बीमारी होने के पूरे चांसेस होते हैं। याद रखना, एड्स और HIV की फुल फॉर्म नहीं भूलनी है, पेपर में पूछे जाने वाली हैं। मैं यहां लिख के नहीं बताऊंगा, भले मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग गूगल करो एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एक बार आप लोग ढंग से इसको याद कर लीजिए, ये पक्का आपके पेपर में पूछा जाना है। LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, ये हाल ही की इस जो 21st सेंचुरी है इसमें हाईलाइट हुआ है, अब लीगल भी हो गया है। पहले क्राइम था, अब क्राइम नहीं रहा है। LGBT जो है वो क्या है, लेस्बियन यानी ऐसी महिलाएं जो महिलाओं को पसंद करती हैं। गे मतलब ऐसे लड़के जो लड़कों को पसंद करते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो महिला पुरुषों दोनों की तरफ अपना रुझान रखता है। और ट्रांसजेंडर जो बहुत ही सही शब्द अब यूज हो रहा है, नौकरी में भी यूज हो रहा है, मतलब जिनको हम लोग गलत शब्दों के रूप में प्रयोग करते थे उन्हें कहते हैं ट्रांसजेंडर। ये लोग तो बेचारे हमेशा आशीर्वाद देते आए हैं, अच्छे खुशियों के मौके पे इन्हें ट्रांसजेंडर का नाम अब सही दिया गया है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा यूथ ये बात को समझे कि रेप जो है, बलात्कार एक गंभीर स्थिति है और इसे पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। और वो कैसे होगा, सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा, STD की जानकारी, एड्स की जानकारी, HIV की जानकारी, आपसी एक सौहार्द, आपसी एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना डेवलप करके, और उसी के वजह से हम ये यौन शिक्षा आपके सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। STD जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जरूरी नहीं है कि केवल सेक्सुअल एक्टिविटी से हो, ये रक्ताधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूं,
अफ्रीका में एक ऐसा मैटर चला था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब देखो माँ को अगर एड्स है तो बच्चे को हो जाता है, कैसे हो जाता है? सेक्सुअली ट्रांसमिशन थोड़ी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो जाता है। ऐसे ही सिरिंज सुई लगवाते हैं, तो भाई किसी और अगर किसी एड्स वाले व्यक्ति को लगी हुई सुई आपको लगा दी जाए, उनके खून लगा है उस पर, तो एड्स होने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसा पहले एक आंदोलन भी चला था जिसमें लोग क्या करते थे, कुर्सियों के ऊपर इन्फेक्टेड लोग जिनको एड्स थी वो अपनी खून से लगी पिन को दूसरों को चुभा दिया करते थे। ये अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इनफेमस मुद्दा है, जिससे दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता था, बराबरी लाने के लिए, क्योंकि एड्स वाले लोगों को छूता नहीं था, बात नहीं करता था, तो उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी करी। तो खैर मुद्दा यह है कि एसटीडी जो है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है, यौन संचारित रोग हिंदी में, वो ध्यान रखें, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल जाते हैं। मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेंटल हेल्थ डे जो है 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, और 2022 में है मेक मेंटल एंड हेल्थ वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाए। जाने कितने लोग होंगे हमारे बीच में जो मानसिक रूप से परेशान हैं, बीमार हैं, डिप्रेस्ड हैं, डिमनीशिया में हैं, डिसऑर्डर में हैं। उन लोगों को फर्स्ट एड जो है वो यही है कि आप उनका साथ दें, मुश्किल में उनसे बात कर लें, उनकी बात सुन लें, उनकी बात को कंडेम ना करें, उनका साथ दें मेंटली, बस वही उनका फर्स्ट एड है। मेंटल डिसबैलेंस कैन अफेक्ट लाइफ बैडली। जो मेंटल अगर किसी का मिसबैलेंस हो गया है तो वो उसकी नींद, उसका व्यवहार, उसकी सोशल कंसंट्रेशन, सब चीज़ों को बिगाड़ सकती है। हम लोग तो बड़े आराम से कहते हैं अरे फलाना पागल है, लेकिन वो किस दौर से गुजर रहा है वो वही जानता है। कभी कभी ये जानलेवा बन जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमनीशिया, सीजर मतलब दौरे पड़ना, एल्कोहलिज्म, शराब की या इवन आत्महत्या के विचार भी और कर भी लेते हैं जो लोग होते हैं मेंटली इल, इस तरीके की चीज़ों से गुजरते हैं। मेंटली इल पर्सन को मेडिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, बट फर्स्ट एड इनका थोड़ा अलग है। इनको क्या चाहिए? आपकी बातें चाहिए, आपका कंपैशन, करुणा चाहिए, समर्थन चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। ये सब चीज़ें इनके लिए फर्स्ट एड का काम करते हैं। और इंडिया का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है वो बैंगलोर में स्थित है। इसको एकदम याद कर लेना, निमहंस इसका नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पेपर। ये 2021 का थीम, 22 का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 अक्टूबर की डेट पक्का पेपर में आ रही है, लिख के ले लो, 100% आ रही है, 1 नंबर आपका पक्का है। शाप, बुरी आत्माएं, ज्योतिषीय प्रभाव, ये सब मानसिक विकारों का कारण नहीं है, ये अंधविश्वास का कारण है। अगर आप इसमें विश्वास रखते हैं तो रखिए, मैं तो नहीं कहूँगा, इसके बारे में ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ूंगा, बट वैसे ये सब कुछ नहीं है, जो है साइंस आपके सामने बता रहा है। और इसको बजाय आत्माओं को भगाने के हम सही इलाज से इसके ऊपर पार पा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। 1 सेकंड मेरे को टाइम दीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। जो इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ जो है उसके अंदर WHO ने एक डेफिनेशन दी है। तो WHO की हेल्थ की डेफिनेशन जो है ना, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। एज पर WHO, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। कंप्लीट वेलबींग की है यहाँ पे बात कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए मैं इस वीडियो को आज पहली बार पॉज कर रहा हूँ और आके फिर दोबारा से इसको रिज्यूम करूँगा, यहीं पे रहिएगा। तो अपनी इस वीडियो को मैं वापस रिज्यूम कर रहा हूँ, बीच में कुछ काम था इसलिए उठ के चला गया था, हालांकि आपको पता नहीं चलेगा। तो एज पर WHO जो है हेल्थ की एक डेफिनेशन दी गई है, उसमें लिखा है स्वास्थ्य मतलब पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। फिजिकली, मेंटली, सोशली टोटल वेलबींग होना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, A फिजिकल, B मेंटल, C सोशल वेलबींग, D ऑल ऑफ द अबव। आप क्या लगा के आएंगे? A, B या C या D में से? लिखिए भाई सब लोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर D लिखेंगे, D। मेंटल शॉक, किसी को अगर मानसिक आघात लगता है तो उसके कुछ चरण हैं। सबसे पहले है साइकोलॉजिकल शॉक, जब उसको झटका लगता है। फिर रिएक्शन है, उस झटके का वो क्या रिएक्शन देता है, उसको कितना गहराई से वो झटका लगा है और उस पर क्या प्रतिक्रिया, बेहोश हो गया, पलट के कुछ किया, ये सारा रिएक्शन फेज है। फिर प्रोसेसिंग फेज, प्रसंस्करण चरण,
उसमें क्या होता है, इंसान जो है धीरे धीरे जो चीज़ हुई थी, उसको जो आघात हुआ था, जो शॉक लगा था, उसको प्रोसेस करता है, उसको समझता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीओरिएंटेशन फेज, जब वो इस चीज से उबरने लगता है। तो भाई 4 स्टेजेस हैं मेंटल शॉक की, इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी स्टेजेस? 4। विच ऑफ दीज आर स्टेजेस? ये चारों ही हैं, और इनमें क्या क्या होता है मैंने आपको अभी बता दिया है। साइकोलॉजिकल शॉक मतलब जब उसको शॉक लगा, रिएक्शन मतलब उसने कैसे रिएक्ट किया, बेहोश हो गया, गुस्सा हो गया, चिल्लाया, चीखा। प्रोसेसिंग मतलब जब वो शांत हुआ, उसने समझा कि ऐसा ऐसा चीज हुई है, और रीओरिएंटेशन मतलब जब वो उससे बाहर आ गया। डिप्रेशन जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वर्ड है कि कोई फलाना बंदा डिप्रेशन में चला गया। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 तरह का होता है। हल्का डिप्रेशन ये है कि इंसान अगर चीजों में लगा रहे तो मैनेज हो जाता है। मॉडरेट के में दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, और सीवियर जब होता है किसी को गंभीर अवसाद अगर है तो भाई बहुत ही खतरनाक होता है, इंसान सुसाइड तक करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। ऐसे ही एक वर्ड है एंजाइटी, जिसको हिंदी में कहते हैं चिंता। चिंता मतलब क्या है कि आप पेपर में, अभी जैसे आप लोग एंजाइटी में हैं, आप लोगों को पेपर की तैयारी करने तो आपको चिंता हो रही है पेपर की। आप पेपर में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, जो पढ़ा होता है वो भूल जाते हैं, उसको कहते हैं पैनिक अटैक। एकदम से पैनिक अटैक आ गया आपको आता था बट आप भूल गए, क्यों? एंजाइटी की वजह से। इसकी वजह से सोशल इश्यू होने लगते हैं, और इंसान को ओसीडी, कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है। ये क्या है मैं आपको बताता हूं। ओसीडी मतलब, हिंदी में तो नहीं बोलूंगा, ऑब्सेसिव मतलब इसकी आदत हो जाए, कंपल्सिव मतलब जो करना जरूरी हो जाए, डिसऑर्डर मतलब डिसऑर्डर होता ही है। जैसे कई लोग देखा होगा उनको बार बार हाथ धोने का शौक है, कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो बार बार मुंह धोएंगे, कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनको शर्ट पे प्रेस चाहिए एकदम, मतलब बहुत भयंकर वाली, नहीं हो तो परेशान हो जाते हैं। या कई लोग आपने देखे होंगे ताला चेक करते हैं बार बार। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? इसको कुंडियां, चाबियां, तालों की बड़ी ज्यादा चिंता रहती है। ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फोबिया, डर हो जाता है आपको भाई कि भाई फलानी, पानी का फोबिया, ऊंचाई का फोबिया, गहराई का फोबिया, ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, उनको कहते हैं जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो अगर ये चीज गैड आपके सामने आ जाए तो इसकी फुल फॉर्म आप लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। गेटवे ड्रग, ड्रग मतलब हो गया भाई, आप सब अच्छे तरीके से समझते हैं। गेटवे ड्रग किसको कहते हैं? गेटवे ड्रग कहते हैं तंबाकू को। तंबाकू एक ऐसा ड्रग है जो अन्य तरीके की नशे की चीजों के लिए रास्ते खोल देता है। आदमी पहले तंबाकू पे जाता है, फिर वो हेरोइन, गांजा, पता नहीं क्या क्या फूकने लगता है भाई। हे भगवान। आज का टॉपिक वैसे काफी सीरियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, काफी सीरियस है। साइकोसिस मतलब हमारे मेंटल जो माइंड है वो अबनॉर्मल कंडीशन में, उसे साइकोसिस कहते हैं, और इसकी वजह से हम हेलुसिनेशन, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब कभी आपने सुना हो कोई भांग पी लेता है तो उसे हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। भांग का मतलब भांग पी ली उसने, उसके बाद वो बैठा है जमीन पे बट उसे लग रहा है वो आसमान में उड़ रहा है, भ्रम पैदा हो रहा है उसको, हेलुसिनेशन। मैं लेके आ रहा हूं आपके पास मोबाइल, आपको लग रहा है बम लेके आ रहा है, चाकू लेके आ रहा है मारने, इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। साइकोसिस जो है ये मैं ठीक कर दूंगा, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में तो ठीक कर दूंगा। तो साइकोसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर एक व्यक्ति अपनी रियलिटी, सच्चाई के साथ अपना नाता खो देता है। जैसे मैंने कहा मोबाइल ला रहा हूं, उसको लग रहा है बंदूक ला रहा हूं, नीचे बैठा उसे लग रहा है ऊंचाई पे बैठा है। तो ये चीज जो है साइकोसिस के अंदर होती है। और इसी के साथ मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल एजुकेशन, एलजीबीटीक्यू, प्रेगनेंसी, इन सब को पढ़ते हुए हमने अपनी लास्ट यूनिट को भी एकदम खत्म कर दिया है। मैनी कांग्रेचुलेशन। 78 स्लाइड के साथ हम लोगों ने खत्म कर दिया है। पूरी स्लाइड पीडीएफ के रूप में, इसको मैं ठीक कर लूँ, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आराम से पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा आपके साथ एक रैपिड फायर सेशन लेने की, जिसमें मैं पूरी 1 to लेके 78 स्लाइड्स का निचोड़ जो है 1 घंटे के अंदर या 45-50 मिनट के अंदर आप लोगों के साथ फटाफट बता दूं, जिससे आप समझ जाओ कि पेपर में क्या आएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा। हालांकि मैं साथ साथ वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी बताता हुआ चला हूं। सिलेबस खत्म हो गया, अब हमारी आपकी मुलाकातें कुछ कम हो जाएंगी। अगर आप लोगों को मेरा साथ पसंद आया तो प्लीज आज मैसेज जरूर करिएगा। अगर आप लोग को लगा कि मैं आगे भी आपको पढ़ाऊं तो प्लीज आज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इफ यू वांट कि आगे के सेमेस्टर्स में भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, मैं आपको पढ़ाऊं, तो प्लीज ये बात लिखिएगा। आप लिखिएगा कि सर मुझे आपका पढ़ाना अच्छा लगा, आप लिखिएगा सर आपका पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगा। इस वीडियो के ऊपर मैं आप सबके कमेंट चाहता हूं, आप लिखिएगा कमेंट में
क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा तभी रह पाऊंगा जब आप मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करोगे। तो मैं इस आशा के साथ आज के वीडियो को बंद करूंगा कि आप मुझे तो याद रखेंगे और अगले सेमेस्टर में अपने साथ भी रखना चाहेंगे, जिसके लिए मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। इसी के साथ आज के वीडियो को और इस पूरे सिलेबस को रैप अप करते हैं। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस। अब चलो अच्छे से बाय कर दो बिना रोए, रोना नहीं है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले पेपर है साथियों, बच के रहना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, टेक केयर।